नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के अपने थर्ड चैप्टर के बारे में। इसके जो है 3 पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं। आज शायद हमारा ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, और इसमें जो है हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय था, उसमें जो समाज है वो किस तरह से विभिन्नताओं में बटा हुआ था। स्त्री पुरुष था, उसमें कैसे भेद होता था। जो पुरुष है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी महिलाओं के बजाय। फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो ब्राह्मणों ने किस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था वहाँ पर लागू कर रखी थी। समाज को 4 वर्णों में बांट रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि संपत्ति जो थी, कोई भी ज़मीन जायदाद जो होती है उस पर जो है किसका अधिकार होता है। पुरुष का अधिकार ज़्यादा होता है या महिलाओं का होता है। लैंगिक भिन्नता के बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के अधिकार। लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो भी आपके पास कुछ भी ज़मीन जायदाद है उसमें आप पुरुष को ज़्यादा महत्व देते हो या स्त्री को। पुरुष के पास उसका ज़्यादा हिस्सा जाता है या स्त्री का। देखिए, हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हमारा जो समाज है उसको एक पुरुष प्रधान समाज के रूप में हमारे सामने लाया गया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम हमेशा से ही हम देखेंगे कि पुरुष को दी जाती थी। प्राचीन काल में भी यही था कि जो पुरुष थे उनको जो है संपत्ति पर, जमीन जायदाद पर, पिता की जब जमीन थी उस पर पुत्र का अधिकार होता था, पुत्रियों का अधिकार नहीं होता था। तो इसको कहते हैं लैंगिक भिन्नता। मनुस्मृति के अनुसार पिता की जायदाद को माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए। देखिए, मनुस्मृति मनुस्मृति हमने देखी थी। क्या थी मनुस्मृति? जो मनु ने जो ऋषियों को जो उपदेश दिए थे उन सब का वर्णन मनुस्मृति में है। वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि पिता की जो भी जायदाद है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो पुत्र हैं, उसके जो बेटे हैं, उनमें समान रूप से बांट दिया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, पुत्री का कोई जिक्र नहीं है। जो ज़मीन जायदाद पर जो हिस्सा है पुत्री को, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पुत्रों में ही उसको बांटा जाएगा। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। लेकिन एक बात और थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा सबसे बेटा होता था, उसको जो है कुछ स्पेशल उसको दिया जाता था, कुछ विशेष भाग का वो अधिकारी माना जाता था। पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। महिलाएं जो थी उनको कोई हक नहीं था कि वो जो है जमीन जायदाद में जो है अपना हिस्सा मांगे। विवाह के समय स्त्री को जो उपहार मिले हैं इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन महिलाओं के लिए एक बात हमें देखने को मिली उस समय में कि महिलाओं को जो भी उनकी शादी विवाह के समय जो भी उपहार दिए जाते हैं, आज के समय में हम इन सब उपहारों के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, दहेज। जो भी एक लड़की शादी के समय जो है अपने ससुराल जो भी सामान अपने साथ लेके जाती है ससुराल में, उसको हम दहेज कहते हैं। वही क्या है, एक उपहार का ही रूप होता है। तो उस पर जो है उस स्त्री का अधिकार होता था, उस पर उसके पति का जो है कोई अधिकार नहीं माना जाता था। लेकिन उसे पुत्रों में बांटा जा सकता था। देखिए, अब पति का तो अधिकार नहीं है, लेकिन उसको जो है उसके बेटों में जो है बांटा जा सकता है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को पति की आज्ञा के विरुद्ध धन संचय करने का अधिकार नहीं था। अब मनुस्मृति से हमें एक बात और जानने को मिली कि अगर कोई स्त्री धन संचय करती है, धन इकट्ठा करती है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो उसके पास वो ज़मीन जायदाद के रूप में या पैसों के रूप में या गहनों के रूप में, किसी भी तरह का धन जो है वो एकत्रित करती है और उसके पति की आज्ञा नहीं है, पति की को जो है इसके बारे में नहीं पता, तो वो क्या था, वो भी जो है गैर कानूनी, आप कह सकते हैं कि उस समय में इसको भी जो है अवैध माना जाता था कि कोई भी स्त्री जो है अपनी पति की आज्ञा के बिना इस तरह से धन इकट्ठा नहीं कर सकती। लेकिन कहीं कहीं हमें जो है इसके अपवाद भी देखने को मिलेंगे। अपवाद का मतलब क्या है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सभी स्त्रियों के लिए रूल जो है लागू होंगे। अपवाद क्या था? एक वकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में। देखिए, प्रभावती गुप्त के बारे में हमने जो है बहुत बार इस चैप्टर में जो है पढ़ लिया है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि जो प्रभावती गुप्त थी उसका जो है उसने जो है भूमि दान भी किया था, वो भूमि की मालकिन भी थी।
हम ये देख रहे हैं कि उस समाज में जो है स्त्रियों को ये अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको जो है ज़मीन की वे मालकिन नहीं होती थी। लेकिन जो प्रभावती गुप्त थी वो भूमि की संपत्ति की मालकिन भी थी और उसने जो है दान भी दिया था। प्रभावती गुप्त के बारे में हमने पढ़ा, जिसका संपत्ति पर अधिकार था। यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर पैठ रखती थी। अब ये क्या कहा जाता है कि ठीक है, प्रभावती जो है मालकिन थी जो है भूमि की, और उसने दान भी किया, लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि ये सब स्त्रियां नहीं कर सकती थी। प्रभावती गुप्त इसलिए ये सब कर पाई क्योंकि वो उच्च वर्ग से जो है वो एक शासक वर्ग से संबंध रखती थी, राजाओं के जो कुल से संबंध रखती थी। इसलिए शायद उस जो राजाओं के कुल से जो महिलाएं संबंधित थी वो शायद इस तरह के संसाधनों पर, जमीन जायदाद पर जो है अपनी पैठ रखती थी। सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का नियंत्रण होता था। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो उस समय जो भी भूमि है, पशु है, धन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुषों के नियंत्रण में होती थी। अब हम देखेंगे कि वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण के बारे में हमने पढ़ा था। वर्ण क्या थे? 4 वर्णों के बारे में हमने पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनके बारे में ही हम बात करेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इन वर्णों के से जो लोग संबंधित थे उनके पास जो है जमीन जायदाद कैसे आती थी। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार था वर्ण। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का साधन था तीनों वर्णों की सेवा करना। देखिए, जो शूद्र वर्ण है उसको जो है सबसे निम्न माना गया है, सबसे जो है नीची जाति जिसे हम कह सकते हैं वो माना गया है। उसके पास जो भी जो है जीविका का साधन होगा वो क्या होगा? उसके पास संपत्ति कहाँ से आएगी, धन कहाँ से आएगा? जब वो ऊपरी तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करेगा। तीनों उच्च वर्ण के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों को चुनने की संभावना थी, और जो बाकी जो 3 वर्ण बच गए उनके पास क्या थे? उनके जो काम करने के तरीके थे, उन जो जमीन जायदाद के इकट्ठे करने के, वो उनके काम से जो है निर्धारित होते थे। समाज में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे उसकी स्थिति समृद्ध थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय को जो है विशेष स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण और क्षत्रियों को लोग जो है बहुत ही इज्जत देते थे, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे कि भाई ये लोग जो है बहुत समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं। ब्राह्मण ग्रंथों, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया गया है। देखिए, हम अब ग्रंथों के बारे में देखें कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, कि समाज को जो 4 वर्णों में बांटा गया है वो उचित है। वो जो ग्रंथ है वो इसे किसी भी रूप में गलत नहीं मानते। लेकिन अगर हम बात करें बौद्ध और जैन की, बौद्ध धर्म जो है उसने क्या था कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी। देखिए, जो भगवान बुद्ध थे वो क्या कहते थे कि ये जो समाज में जो हमने जो 4 वर्णों में बांट दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, और जन्म के आधार पर जो इनकी प्रतिष्ठा हमने बना दी कि भाई जो जिसमें कुल में जन्म लेगा वो वैसे ही कार्य करेगा, तो जो बौद्ध धर्म था उसने इसकी आलोचना की थी। भगवान बुद्ध ये कहते थे कि सभी जीव जो समान है और जो उनकी जीवन की जो प्रतिष्ठा है वो उनके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्मों के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। तो बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अब हम देखते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि संपत्ति में भागीदारी, जहां हमने लैंगिक भिन्नता की बात करी कि जो स्त्रियां थी उनको अधिकार नहीं मिला था बल्कि पुरुषों को ऐसा अधिकार था। अब एक इसका विकल्प हम देखेंगे तो वो क्या है कि समाज में वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता जिसके पास अधिक संपत्ति हो। प्रतिष्ठित का मतलब क्या है कि लोग जिसकी ज़्यादा जो है इज्जत करते हैं, जिसको ज़्यादा सम्मान देते हैं, सब लोग जो है उसकी बात को मानते हैं, मतलब कहते हैं कि भी समाज में इसकी पूरी जो है प्रतिष्ठा है। तो हम जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित माने जिसके पास जो है ज़्यादा संपत्ति है, जमीन जायदाद है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो दयालु हो उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो दानशील है, जो दयालु हो, उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए धन एकत्रित करता है उसे लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं।
अब यहाँ बात हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको जो है लोग ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखें, बल्कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो दयालु है, दूसरों के प्रति दया भाव रखता है, जो दानशील है, जो अब जिसके पास अगर संपत्ति है तो वो दान देता है, दूसरों की मदद करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, प्रतिष्ठित माना जाता था। जो व्यक्ति स्वयं के लिए, और कोई ऐसा व्यक्ति जो बस अपने अपने लिए जो है धन इकट्ठा करता रहे, जो ना दान दे, दूसरों की ना मदद करे, उसको क्या करेंगे लोग, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब हम बात करते हैं तमिलकम क्षेत्र की। प्राचीन तमिलकम क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहां ऐसे साहित्यिक लेख मिले हैं जिसमें इन बातों का उल्लेख है। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। देखिए, तमिलकम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, दक्षिण जो भारत का जो ये तीनों स्टेट हैं, ये जो एरिया है, उस समय इस एरिया को कहा जाता था तमिलकम क्षेत्र। वहाँ हम 2000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 2000 वर्ष पहले का मतलब जो है बिल्कुल ये कह लीजिए कि जो ईसा के जन्म के बाद की बात करें, हम प्रथम शताब्दी की बात कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे सरदार कुल हमें देखने को मिले जो क्या करते थे कि अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण, चारण का मतलब क्या होता है, चारण भाट जिन्हें कहा जाता है, ये एक जाति होती है। इनका काम क्या होता था कि जो राजा होते थे, जो सरदार होते थे कबीले के, उनकी जो है तारीफ करना, उनके गुणगान करना और इस तरह की कविताएं लिखना, जिससे जो है राजा खुश होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, इनके आश्रयदाता थे, मतलब ये जो है इनको आश्रय दे रखा था इन सरदारों ने, इन चारण और कवियों को अपने दरबार में रखते थे। ये इनके लिए जो है अपनी जो है इनकी खूब प्रशंसा करते थे, कविताएं लिखते थे। तमिलकम क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये सारा मैंने आपको बताया कि आज का जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का जो एरिया है उसे उस समय में जो है तमिलकम क्षेत्र बोला जाता था। और यहाँ पर जो है चोल, चेर और पांडे, ये देखिए जो तमिलकम क्षेत्र था, यहाँ पर चोल, चेर और पांडे, ये सरदारों की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तीन जो है सरदार थे, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय तक जो है शासन किया था। तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य में समाज के सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण किया गया है। देखिए, संगम साहित्य क्या है? संगम का मतलब होता है एक सभा। सभा, सभा किसकी सभा? विद्वानों की, कवियों की, बुद्धिजीवियों की सभा। अब वो सभा क्या करती थी? साहित्य लिखती थी। उस समय में जो है, उस समय जो राजा है वो किस तरह से शासन करता है, उसकी शासन पद्धति कैसी है, वो कैसा अपने प्रजा के साथ व्यवहार करता है, इस तरह की बातें जो है ये बुद्धिजीवी जो है अपनी ग्रंथ, किताबों में, कविताओं के द्वारा लिखते थे। जो तमिल भाषा में इस तरह का जो साहित्य लिखा गया है उसे हम कहते हैं संगम साहित्य। अमीर गरीब में भी विषमता थी, फिर भी समृद्ध लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सबके साथ मिलकर संसाधनों का प्रयोग करें। देखिए, हम शुरू से ही देख रहे हैं कि अमीर गरीब, जो कि अगर हम चाहे बात कर ले किसानों की, छोटे बड़े किसान, या फिर जो है राजा और शासक और प्रजा के बीच में देखें, या फिर पुरुष और स्त्री के बीच में देखें, विभिन्नताएं हमें हर जगह देखने को मिली। तो अमीर गरीब में भी जो विषमताएं थी, उसके बाद भी ये लोग अपेक्षा करते थे कि जो भी समृद्ध है, शक्तिशाली है, जिसके पास पैसा है, ज़मीन जायदाद है, वो क्या करे, वो दूसरों की मदद करे और सबके साथ मिलकर जो है कार्य करे। अब हम देखते हैं सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एवं सामाजिक अनुबंध। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने समाज में फैली विषमता के लिए एक अलग अवधारणा दी। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जिसमें बताया है कि प्रारंभ में मानव जीवन विकसित नहीं था, वनस्पति जगत भी पूरा विकसित नहीं था। देखिए, जो सामाजिक विषमताएं थी उसके बारे में जो अलग अलग लोग थे उनकी जो है अलग अलग धारणाएं थी। अब अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म जो है समाज में फैली इन विषमताओं को वो तो मानते ही नहीं थे। वो क्या कहते हैं, सुत्त पिटक में जो है एक मिथक हमें मिलता है, उसमें क्या बताया गया कि जो पहले जो मानव था वो पूरी तरह से विकसित नहीं था। मानव के यहाँ पूरी तरह विकसित ना होने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो इतना जो है चालबाज नहीं था, उसको जो है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद अपने पास रखे,
शासक जैसे दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते हैं, लड़ाई करते हैं किसी के राज्य को हथियाने के लिए। तो इस तरह की बातें जो है पहले का मानव नहीं जानता था। वो जो है साधारण व्यक्ति थे, वनस्पति जगत भी पूरी तरह विकसित नहीं था। सभी जीव शांति जगत में रहते थे। शांति जगत में रहने का मतलब क्या है? शांति जगत में रहने का मतलब यही है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, कि सब लोग यही चाहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बन जाए। जिस तरह आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो इंसानों में होड़ लगी रहती है कि भाई मैं ज़्यादा, उससे ज़्यादा और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊँ, और ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मेरे पास जो है सारी फैसिलिटी हो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बौद्ध धर्म कहता है कि जो पहले का मानव था ना, वो शांति जगत में रहता था। वे प्रकृति से अपनी आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान को खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, तो वो जो है बहुत ज़्यादा धन संचय अपने पास नहीं करते थे। सिर्फ प्रकृति से, नेचर से उतना ही लेते थे जितने की उनको आवश्यकता है। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था समाप्त हो गई और मनुष्य लालची होते गए। देखिए अब जैसे जैसे अब ये व्यवस्था समाप्त हुई कि भाई मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं अपने पास रखूं, तो मनुष्य के जो मानव है उसके मन में क्या है आया? लालच आया। और लालच से ही क्या करने लगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा है अपने पास धन संचय, धन के इकट्ठा करने के बारे में सोचने लगा। एक राजा दूसरे राजाओं के जो है उसके ऊपर अपना अधिकार करने की बात सोचने लगा कि भाई मैं दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। तो ऐसे में लोगों ने विचार किया कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उचित बात पर क्रोधित हो, ऐसे व्यक्ति को सजा दे जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। जिसे निष्कासित करना हो उसे निष्कासित कर सके, बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। अब बात कहाँ आती है? अब बात यह है कि जब लोग, जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, उन्होंने जब देखा कि ये समाज ऐसा होता जा रहा है कि सब लोग लालची हो गए, सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ पाने की होड़ में लग गए हैं, तो अब हम जो है समाज जो है ठीक से इस तरह से नहीं रह सकते हम लोग ऐसे समाज में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी ऐसे व्यक्ति का एक का चुनाव करना चाहिए जो अगर कोई गलत कार्य करता है उसके ऊपर वो क्रोध करे, उसको या दंड दे, सजा दे। और अगर कोई किसी दूसरे को प्रताड़ित करने का मतलब क्या है? जो किसी को परेशान करता है तो उसको वो अगर राज्य से निष्कासित करने का मतलब होता है बाहर निकाल देना। अगर बाहर भी निकालना है तो उस राज्य से वो बाहर भी निकाल दें। ऐसे व्यक्ति को हम क्या देंगे बदले में? चावल का अंश। चावल का अंश देने का मतलब ये है कि वो अगर हमारी रक्षा करेगा तो हम जो है उसको कुछ ना कुछ देंगे। जैसे एक कर व्यवस्था ही कह लीजिए कि भाई एक किसान ने जो है जो भी अपना जो उपज उगाई, फसल उगाई, उसमें से उपज का एक हिस्सा जो है राजा को दे दिया। इस तरह से चावल कहाँ से देंगे? मतलब उसको हम कुछ ना कुछ देंगे ताकि जो वो है हमारी ऐसे लोगों से रक्षा कर सके। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे क्या कहा गया? महासम्मत की उपाधि दी गई। अब जो व्यक्ति जो हमारी जो है रक्षा करेगा उसको हम क्या करेंगे? महासम्मत की उन्होंने उपाधि दी। इससे हमें पता लगता है कि राजा का पद जनता द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। अब ये जो महासम्मत है, ये शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ? उस राजा के लिए प्रयोग हुआ जो लोगों के जो है देखभाल करेगा, उनकी रक्षा करेगा। जनता राजा को सेवा के बदले कर देती थी। अब ये कर क्या है? ये कर ये यही है जिसकी अब हम बात कर रहे थे, चावल का अंश। मतलब वो कुछ ना कुछ उसको जो है देंगे। अतः मनुष्य स्वयं किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और भविष्य में उसे बदल भी सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो राज व्यवस्था हमने बनाई है, जो राजा हमने अपने लिए चुना है, वो किसने बनाया है? वो स्वयं व्यक्ति ने ही तो बनाया है। और अगर हमें लगेगा कि भाई वो ठीक प्रकार से हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा, तो हम भविष्य में क्या कर सकते हैं? उसको बदल भी सकते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें आज अगर हम अपनी गवर्नमेंट के साथ, देखिए हम मतदान का हमें अधिकार है, हम मत देते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन अगर 5 साल बाद अगर हमें लगता है कि ये सरकार हमारे लिए ठीक से काम नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं? दूसरी पार्टी को वोट करते हैं। दूसरी पार्टी का जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको जो हम चुनते हैं,
हमें लगता है कि भाई पहले वाला प्रधानमंत्री था, उसने देश के लिए हमारे लिए ठीक से कार्य नहीं किया, तो अब की बार जो है हम इसको वोट ना दे के दूसरे व्यक्ति को चुन लेते हैं। तो उस समय में पर भी जो है लोग यही करते थे कि एक राजा अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको जो भविष्य में वो बदल भी सकते थे। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। देखिए साहित्यिक स्रोत क्या है, जो पुराने इतिहासकार हैं उन्हें जो है साहित्यिक स्रोत, जो लिखे हुए जो पुस्तक हैं, ग्रंथ है, काव्य हैं, वे जो हमें मिले हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते समय किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं। अब मान लो किसी इतिहासकार के सामने कोई ग्रंथ है, अब वो इसके बारे में क्या विचार करेगा। वो एक तो ये देखेगा कि ग्रंथ की जो है भाषा कैसी है, वो किस भाषा में लिखी गई है, क्या वो आम जो है जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा है या फिर जो है वो ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अब ग्रंथ का प्रकार कैसा है, ग्रंथ का जो लेखक है वो कौन है। देखिए लेखक के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अब हम अगर हमारे सामने कोई मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई किताब आती है, एक किताब लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, एक जो है कोई भी हम नॉर्मल अगर जो है कोई भी लोकल अगर हम देखें कोई भी साधारण सा कोई राइटर अगर हमारे सामने आए तो हम इम्पोर्टेंस किसको देंगे, मुंशी प्रेमचंद को देंगे। तो यही है कि लेखक लिखने वाला कौन है, इस बात का भी जो है इतिहासकार बहुत ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है श्रोता। देखिए श्रोता सुनने वाले जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लो किसी ने कोई कविता लिखी या कोई जो है गद्य पद्य की रचना की और उसको सुनने वाला कोई है नहीं, कोई सुनने में इंटरेस्ट रखता ही नहीं, तो फिर जो है लिखने का फ़ायदा क्या। इसलिए जो श्रोता है उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। रचना का काल, काल का मतलब यह है कि अगर कोई ग्रंथ लिखा गया है तो वो किस समय में लिखा गया है। देखिए जिस समय में जो कोई भी रचना लिखी जाएगी वो उस समाज के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। अगर किसी जो पुस्तक की ग्रंथ की रचना जैसे महाभारत काल में की गई है तो हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। मान लो कोई हमें वैदिक काल में जो है मिली, या फिर उसके बाद अगर हम देखें कि भाई अभी हमें लेटेस्ट जैसे कुछ साल पहले ही जो है कोई पुस्तक लिखी गई है तो वो उस समाज के बारे में हमें बताएगी। तो जो रचना का काल होता है, समय होता है, वो भी अपनी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरा होता है कि रचना भूमि, कि वो जो रचना की गई है वो किस स्थान पर की गई है, उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। इतिहासकार ये देखेगा कि जहाँ पर वो ग्रंथ लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया है, वहाँ के लोगों के विचार भावनाएं, उस वहाँ का समाज, उसके बारे में भी जो है हमें बहुत ही जानकारी मिलती है कि किस जो जगह पर वो ग्रंथ लिखा गया है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु के इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये सारी बातें कि उसको किसने लिखा, किसी ग्रंथ को किस समय में लिखा गया, उसका लेखक कौन है, उसके सुनने वाले कौन है। एक इतिहासकार जब किसी भी ग्रंथ का जो है पुनर्निर्माण करता है, उसके बारे में कुछ लिखता है, उसका प्रयोग करता है, तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रखता है। महाभारत जैसे ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कार्य कितना जटिल था। देखिए महाभारत की बात करें तो ये एक महाकाव्य है, जिसे एक सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो ये इसके बारे में अगर इन सारी चीज़ों के बारे में देखें कि इसकी जो रचना है वो कैसे की गई थी, 1000 सालों तक जो है इसकी जो है होती रही, 47 साल जो है इसकी पांडुलिपियों को इकट्ठा करके इसका विश्लेषण करने में लगा, तो ये कितना जटिल कार्य था। तो इतिहासकार जो है छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। भाषा एवं विषय वस्तु, अगर हम महाभारत को देखें तो पता लगता है कि महाभारत की संस्कृत वेदों प्रशस्तियों की तुलना में काफ़ी आसान है। देखिए अगर हम महाभारत की भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो बाकी जो ग्रंथ और जो वेद लिखे गए हैं उनकी बजाय जो महाभारत में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है वो काफ़ी आसान है, समझने में जो है वो आसान है। अतः भाषा सरल होने की वजह से इसको व्यापक स्तर पर समझा जाता है। व्यापक स्तर पर समझने का मतलब ये है कि उसकी भाषा आसान है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको समझने में कामयाब हो जाते हैं। अब महाभारत की जो विषय वस्तु है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है आख्यान, एक है उपदेशात्मक। देखिए आख्यान का मतलब होता है
आख्यान का मतलब आख्या का मतलब होता है किसी को सूचना देना, किसी के लिए कोई बात कहना। लेकिन शुरू से जो आख्यान शब्द है वो कहानियों के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। कि आख्यान का मतलब क्या है कि इसमें जो है कहानियों का संग्रह है। तो एक भाग में अगर हम देखें महाभारत के तो इसमें कहानियाँ बताई गई हैं। दूसरे भाग में अगर हम बात करें तो उपदेशात्मक है। ये उपदेश का मतलब होता है किसी को जो है निर्देश देना कोई कार्य करने के लिए। तो उपदेश एक भाग में अगर हम देखेंगे तो उपदेश है सामाजिक आचार विचार के मानदंड। इसमें क्या है कि सामाजिक आचार विचार के उस समय का समाज कैसा था, लोग जो है उनके बीच में सामाजिक रिश्ते कैसे थे, ये सारी बातें जो है एक भाग में हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से इसके दो भाग हैं, एक आख्यान जिसमें कहानियों का संग्रह है और दूसरे हैं उपदेशात्मक जिसमें उपदेश जो है दिए गए हैं, लोगों को निर्देश दिए गए हैं। परंतु यह विभाजन पूरी तरह से एकांकी नहीं है। एकांकी का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऐसे डिफाइन नहीं किया हुआ कि भाई एक पार्ट में जो है सारी कहानियाँ ही हैं और दूसरे पार्ट में जो है सारे उपदेश ही हैं, बल्कि इनका जो है हमें एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जो उपदेशात्मक वाला पार्ट है उसमें हमें कुछ कहानियाँ भी देखने को मिलेंगी और जो कहानियों वाला पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ उपदेश भी हमें देखने को मिलेंगे। इसमें समाज के लिए एक सबक निहित होता है। देखिए जो कहानियाँ हमें दी गई हैं उसमें क्या है कि समाज के लिए सबक दिया गया है। सबक का मतलब क्या है कि लोगों को कुछ न कुछ इन कहानियों से सीख मिलती है। इतिहासकार इस बात पर एक मत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक बाद में जोड़े गए हैं। देखिए कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि पहले ही एक नाटकीय भाग था, एक नाटक की तरह जो है इसकी रचना की गई थी। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों का जो है संग्रह था, लेकिन जो उपदेशात्मक वाला भाग है वो इसमें जो है बाद में जो है ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया था। देखिए पहले इसको क्या माना गया कि ये हमारा इतिहास है। इतिहास का मतलब क्या होता है, ऐसा ही था कि जैसे जो है इस ग्रंथ की रचना है, जैसे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही उस समाज में जो है घटित हुआ था। वे सारी कहानियाँ जो है एज इट इज़ हमारे सामने आई हैं। उस समय का समाज कैसा था वो सारी बातें जो है हमें कहानियों के रूप में, उपदेशों के रूप में जो है हमें बताई गई हैं। परंतु इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही मुख्य कथानक है, जबकि दूसरे मानते हैं कि युद्ध की पुष्टि किसी भी साक्ष्य से नहीं होती। अब हम देखिए महाभारत को किस रूप में देखते हैं। हम महाभारत को इस रूप में देखते हैं ना कि भाई जो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, ज़्यादातर पार्ट हमें ये देखने को मिलता है। तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि भाई एक परिवार जो स्वजनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वही उसी की कहानी है। लेकिन अगर कुछ इतिहासकारों की बात मानी जाए तो वो ये कहते हैं कि और किसी भी जो है ग्रंथ से, किसी भी साक्ष्य से जो है हमें ये नहीं पता लगा कि इस तरह का कोई युद्ध हुआ था। लेखक और तिथियां, एक या अनेक ग्रंथ, किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। इसकी मूल कथा के रचयिता भट्ट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता है। देखिए अगर हम महाभारत के लेखन की बात करें तो इसमें क्या है, जो इसकी मूल कथा है उसको किसने लिखा था, भट्ट सारथी ने, जिसे सूत कहा जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ सूत की बात हो रही है, भट्ट सारथी की बात हो रही है कि उस समय में जब युद्ध होता था तो ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ ही युद्ध भूमि में जाते थे और जो अपनी आंखों देखा वर्णन जो था वो अपनी कविताओं में ये लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक होता था, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसको लिखित रूप दे दिया। देखिए उस समय की बात कर रहे हैं, जब हम भट्ट सारथी की बात कर रहे हैं तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ इनके बारे में जो है कविताएं लिखते थे। वो जो है सिर्फ मौखिक रूप से आकर जो है अपने शिष्यों को ये बातें बताते थे। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस पर अपना अधिकार कर लिया। का मतलब यह है कि जो भी ये रचनाएं थी इनको लिखना शुरू कर दिया और इसको लिखित रूप जो है उन्होंने प्रदान किया। लगभग 220 जो है बीसी से 200 एडी के बीच महाभारत की रचना का एक और चरण दिखा। इसी समय भगवान विष्णु की पूजा अधिक होने लगी। अब यहाँ 200 बीसी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हमने क्या देखा
कि जो भगवान विष्णु है ना, उसको लोग जो है बहुत ज़्यादा पूजने लगे थे, उनकी पूजा करने लगे थे। और ये भगवान विष्णु कौन थे? श्री कृष्ण को ही उन्होंने भगवान विष्णु का अवतार बताया। देखिए महाभारत में अगर हम देखें तो श्री कृष्ण का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमें जो अभिनय है, रोल है, देखने को मिला। तो लोगों ने क्या कहा कि 200 बीसी से 200 एडी के बीच में कि जो ये श्री कृष्ण है ये विष्णु के अवतार थे। बाद में 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति में मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। बाद में 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच जो है मनुस्मृति में हमने देखा था कि बहुत सारे उपदेश हैं, मनु ने ऋषियों को उपदेश दिए हैं, तो वे भी जो है महाभारत में जोड़े गए हैं। इससे पहले इस ग्रंथ में 10,000 के लगभग श्लोक थे और जो इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। देखिए जो मनुस्मृति के उपदेश जोड़े, उससे पहले इनकी संख्या कितनी थी श्लोकों की? 10,000। लेकिन जब मनुस्मृति के जो उपदेश इसमें जोड़ दिए गए तो इन श्लोकों की संख्या हो गई 1 लाख। साहित्यिक परंपरा ने इसके रचनाकार वेद व्यास माने जाते हैं। देखिए साहित्यिक अगर हम देखें कि इसकी रचना किसने की थी तो वेद व्यास। ये स्टोरी मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में पूरी बता दी है कि भाई जैसे जो वेद व्यास हैं उन्होंने किस तरह से महाभारत की रचना की थी और गणेश जी के द्वारा किस तरह से इसका लेखन कार्य करवाया है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको जो है ये सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं सादृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी ग्रंथ की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का जीवंत चित्रण है। देखिए सादृश्यता का मतलब क्या है? सादृश्य मतलब एक ऐसा दृश्य है जिसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि उसका जो चित्रण है जो हमारी आंखों के सामने, वैसा ही हमें जो है महसूस होने लगता है, फील होने लगता है कि हाँ ऐसे जो है वन होंगे, ऐसे राजमहल होंगे, इस तरह से युद्ध हुआ होगा। मतलब उनका जो चित्रण किया गया है, जिस तरह से उसको लिखा गया है, वो इतना जो है बेहद तरीके से किया गया है कि जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो जो हमारी आंखों के सामने जो है उसका जो दृश्य है वो आने लगता है। 1951 इस तरह का जो है और किसी भी ग्रंथ में हमें देखने को नहीं मिलेगा कि इस तरह से युद्धों का, वनों का, राजमहलों का, बस्तियों का इतना जीवंत जो है चित्रण किया गया है। 1951-52 में पुरातत्ववेदा बीबी लाल ने मेरठ में हस्तिनापुर में उत्खनन कार्य किया। देखिए 1951-52 की बात करें तो जो वेता थे बीबी लाल, उन्होंने मेरठ में जो है हस्तिनापुर में जो उत्खनन कार्य मतलब जो है वहाँ पर खोज कार्य करने के लिए खुदाई की और ये माना कि यह स्थान क्या था? कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर, जिसको लेकर के ये पूरी जो है महाभारत की लड़ाई हुई थी, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। बीबी लाल को इस क्षेत्र में आबादी के 5 स्तर देखने को मिले। इसमें दूसरा और तीसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आबादी के स्तर का मतलब क्या है कि लोग किस तरह से रहते थे, उनके घर कैसे थे। ये जो है उन्हें 5 वैरायटी उन्हें देखने को मिली। तो जो दूसरी और तीसरी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि बीबी लाल ने दूसरे और तीसरे स्तर वाले घरों के बारे में लिखा। जो दूसरा स्तर है वो क्या कहता है कि वहाँ पर घरों को बनाने की कोई निश्चित प्रयोजना नहीं थी। देखिए जिस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि जो नगर योजना थी वो उनकी जो है बहुत ही सुनियोजित थी, सब कुछ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। लेकिन अगर हस्तिनापुर की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था, वहाँ कोई ऐसी निश्चित योजना नहीं थी। यहाँ पर मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की बनी ईंटें हैं। देखिए जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी थी और जो ईंट थी वो कच्ची मिट्टी से बनी थी। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की खोज की गई। देखिए जो दीवारें थी वो कैसे भी बनाई गई। जो सरकंडा एक गांठदार जो एक पौधा होता है, सरकंडा आपने देखा हो तो उसको क्या क्या किया जाता था, उसके ऊपर जो है मिट्टी का लेप करके, सरकंडों को जो है खड़ा करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके मतलब प्लास्टर की तरह उसके ऊपर जो मिट्टी को लीप दिया जाता था, उसके ऊपर पोत दिया जाता था। तो इस तरह से भी जो हमें दीवारें वहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जो तीसरा स्तर है वहाँ पर क्या था? घर कच्ची और कुछ पक्की मिट्टी के बने थे। घर में गंदे पानी की निकासी के लिए ईंटों के नाले बनाए गए थे। देखिए कोई सुनियोजित व्यवस्था इस तरह की वहाँ नहीं है। जो घर थे वो कच्ची पक्की जो है मिट्टी है उसके बने हैं। लेकिन जो घर में जो गंदा पानी, जो घर में
जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए जो भी पानी जो है यूज़ होता था, अब उसकी निकासी करने के लिए जो है ईंटों के नाले बनाए गए थे। और यहाँ पर हमें जो है कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए उस समय में भी हमने देखा कि कुएं भी हमें घरों में देखने को मिले हैं। अब बात आती है हमारी कि महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा क्या है। चुनौती का मतलब क्या है कि जिसे लोग जो है चुनौती दें कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का मतलब क्या है कि एक स्त्री का जो है एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ विवाह संबंध होना। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा द्रौपदी का पांडवों से विवाह है। देखिए महाभारत में हमने देखा था कि द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ था। 5 पांडव ही जो है वो इसके पति थे। तो ये कहा जाता है कि ये सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको सही नहीं मानते। समय के साथ साथ बाद में यह प्रथा जो है बंद हो गई। कई क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी प्रचलन में है। देखिए उस समय में हमने देखा कि बहुपति व्यवस्था है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसी प्रथा नहीं रही। एक स्त्री का एक ही पुरुष के साथ जो है विवाह होने लगा। लेकिन कुछ जगहों की अगर हम बात करते हैं तो आज भी हमें ये प्रथा देखने को मिलती है। कहा जाता है कि स्त्रियों की कमी के कारण अब ऐसा क्यों होता है कि भाई एक ही स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह कर दिया जाता है। ऐसा हमें हिमालय के क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलता है। ऐसा होता है स्त्रियों की कमी के कारण कि किसी भी जगह पर जो है स्त्रियों की संख्या बहुत कम है, पुरुषों की संख्या जो है ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध बना दिया जाता है। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा गया है। देखिए गतिशील का मतलब होता है कि जिसमें जो है टाइम के साथ जो है चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। ये नहीं है कि महाभारत लिख दी और यहाँ पर बात खत्म। जैसे जैसे जो है इतिहासकारों के सामने नई नई चीज़ें आती जाती हैं, वो जो है इसमें कुछ ना कुछ जो है ऐड करते जाते हैं। इसलिए इसको एक गतिशील ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इसकी रचना भी जो है 1000 वर्ष तक होती रही है और इसमें नए नए प्रकरण जो है, नए नए जो अध्याय हैं वो जुड़ते रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो लेकिन आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।